हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम विज्ञान के बारे में कुछ जनरल नॉलेज बतलाएंगे। जैसे विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के कितने शाखाएं होती है, उसमें हम विज्ञान के बारे में मुख्य रूप से बायोलॉजी के बारे में ही बतलाएंगे। चलते हैं विज्ञान की ओर। विज्ञान यानी कि विज्ञान जो है क्या होती है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है। किससे हुआ? साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वही विज्ञान कहलाता है। अब जो है विज्ञान का एक सटीक परिभाषा क्या होगा, यानी कि विज्ञान किसे कहेंगे? तो विज्ञान जो है हम कहेंगे मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का फिर से मतलब है, फिर से समझिए कि मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है सजीव पदार्थों का विज्ञान, लिविंग थिंग्स, और दूसरा है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो है हम पहले सजीव पदार्थों के विज्ञान के बारे में जानते हैं। सजीव पदार्थों के दो भागों में बांटा गया है। सजीव पदार्थों के विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। यानी कि अब जो है हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से बायोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोलॉजी का ही ये दो पार्ट हैं। बायोलॉजी का ही ये दोनों पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। अब जो है हम थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान कहते किसको हैं। तो बायोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें दो शब्द हैं। एक है बायो और दूसरा है लोगस। अब बायो का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है, पहले जानते हैं बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन। और दूसरा शब्द है लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। यानी बायोलॉजी हम किसको बोलेंगे? तो जीवन का अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन को ही हम कहेंगे बायोलॉजी। या इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी वनस्पति कहने का मतलब हुआ पेड़ पौधे के बारे में, और जंतु कहने का मतलब हुआ कि जो भैंस, गाय, ये सब हुआ, मनुष्य हुआ, ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जो है बायोलॉजी शब्द, यानी कि ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे। एक थे लैमार्क और दूसरा है ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का पहले बार प्रयोग किया था। यह जो है 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। इसमें से लैमार्क जो है वो फ्रांस के रहने वाले। लैमार्क कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले।
और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले। ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के जनक के बारे में, यानी कि बायोलॉजी का जनक कौन होते हैं। तो बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। अब जो हम चलते हैं जूलॉजी का पिता, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी कि अरस्तु ही जीव यानी कि जूलॉजी का पिता कहे जाते हैं। आगे चलते हैं बॉटनी का पिता, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा और एक एक्स्ट्रा जान लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो है हिप्पोक्रेटस। अब जो है हम कुछ बायोलॉजी के शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शाखा इस तरह से आपको लिखा गया है। पहला है रेशम कीट का पालन, यानी रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेरिकल्चर। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। अब जो है हमको ये याद कैसे रखना है, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। तो इसके लिए एक छोटे से शब्द है, जैसे रेशम कीट। रेशम कीट से क्या मिलेगा? रेशा। और रेशा से हम क्या बनाएंगे? साड़ी। यानी कि साड़ी से याद रखना है सेरिकल्चर। साड़ी से क्या याद रखना है? सेरिकल्चर। यानी रेशम कीट का पालन क्या कहलाया? सेरिकल्चर। आगे चलते हैं मधुमक्खी का पालन अध्ययन, यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब जो है मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पीसीकल्चर। क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। अब जो है आगे है छिपकली का अध्ययन। क्या है? छिपकली का अध्ययन। और छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। अब जो हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक ट्रिक्स याद करते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक छिपकली जो है अचानक क्लास में गिर जाता है और सारे बच्चे क्या करने लगते हैं? सौर। तो सौर से याद रखना है सोरोलॉजी, यानी छिपकली का अध्ययन क्या कहलाएगा? सोरोलॉजी। उसके बाद चलते हैं कीटों का अध्ययन, यानी कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो एंट, यानी कि इसको याद रखना है एंट। एंट मतलब क्या होता है? चींटी। और चींटी भी एक प्रकार का क्या है? कीट। यानी कि कीट यानी चींटी भी एक प्रकार का कीट है। तो कीट से याद रखना है कीटों का अध्ययन, और एंट से याद रखना है एंटोमोलॉजी। यानी कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाया? तो एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाया? एंटोमोलॉजी। अब चलते हैं कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है? तो इसके लिए एक छोटे से ट्रिक है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चे जो है रोटी खा रहे हैं, अचानक से एक कौवा आता है और उसकी रोटी छीनकर भाग जाते हैं। तो जैसे ही रोटी छीनकर भागते हैं, कौवे बच्चे क्या होते हैं? चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, माय कौवा, माय कौवा। यानी कि माय से याद रखना है माइकोलॉजी और कौवा से याद रखना है कवक, यानी कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और एक जान लेते हैं शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवकों और शैवालों में बच्चे कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि कवकों का अध्ययन में माइकोलॉजी बोले या शैवालों का अध्ययन में फाइकोलॉजी। इस दोनों में जो होता है कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं, किस में माइको बोले किस में फाइको बोले। तो इसके लिए हम ट्रिक बता दिए हैं कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब हम और प्रमुख कुछ अध्ययनों के बारे में आगे चलते हैं। जैसे है कोशिका का अध्ययन, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उसके बाद चलते हैं ऊतकों का अध्ययन।
ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। आगे देखते हैं त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा का अध्ययन जो होता है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। उसके बाद है फेफड़े का अध्ययन, यानी कि फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फेफड़े का अध्ययन जो होता है पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। उसके बाद है वृक्क का अध्ययन। उसके बाद क्या है? वृक्क का अध्ययन। और वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, क्योंकि वृक्क का जो है यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होती है, इसलिए वृक्क का अध्ययन जो होता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है आँखों का अध्ययन। क्या है? आँखों का अध्ययन। आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके बाद है सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। उसके बाद है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। उसके बाद है तंत्रिका कोशिका का अध्ययन, यानी कि तंत्रिका कोशिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसलिए तंत्रिका कोशिका का जो है अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। ये वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।